हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज उत्तर प्रदेश स्पीड टेस्ट जो यूपी का स्पीड टेस्ट है, स्टेट स्पीड टेस्ट है, वो स्पीड टेस्ट नंबर 12 है और आज आप सभी का मैं 12 नंबर के स्पीड टेस्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज भी हमारे पास में 25 क्वेश्चंस हैं। इन 25 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो जो 3 गलत हैं वो क्यों गलत हैं, उनकी क्या संभावनाएं हो सकती थी, आखिर उन्हें ऑप्शन क्यों बनाया गया है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, इन बातों को हम जानेंगे और देखेंगे। सो मित्रों, हम बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की, जो आपके सामने ये है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। अब देखिए, यहाँ बात की गई है उत्तर प्रदेश के बांध की। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उर्मिल, राजघाट, रिहंद और रामगंगा। सो आइए हम बात करते हैं तीनों बांधों की, चारों बांधों की। और चारों बांधों में जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है। देखिए मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का मैप है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की भूमि हम देखते हैं मित्रों, ऐसे ये कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश की आकृति का हिस्सा दिख रहा है, ऐसे ये है उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बांध की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अब सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, वो है बच्चों रिहंद बांध। वो क्या है? रिहंद बांध। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो पूरे भारत में ये चौथा सबसे बड़ा देश है, सॉरी चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। देश कहीं प्रदेश रहेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी अगर हम बात करें इसका नॉर्थ से लेकर, और ये हिस्सा जो है लगभग 650 किलोमीटर है। जबकि यहाँ का जो हिस्सा अगर कहें ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट और वेस्ट वाले डायरेक्शन में अगर बात करें तो ये लगभग 240 किलोमीटर की लंबाई का क्षेत्र है। अब यहाँ ये एक जिला हम देखते हैं जिसका नाम है सोनभद्र जिला। क्या है? सोनभद्र में। अब सोनभद्र जिले में ही इस क्षेत्र में एक नदी बहती हुई जाती है, और जो नदी बहती है उस नदी का ही नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। और बच्चों, रिहंद नदी पर ही एक बांध बना है जिसका नाम है रिहंद बांध। क्या है? रिहंद बांध। तो रिहंद नदी पर बना है रिहंद बांध, जो हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, एक सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। ये रिहंद नदी पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा करेक्ट और सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। तो सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब जैसे और भी जो दिए गए हैं, जैसे उर्मिल बांध है, राजघाट बांध है। अब उर्मिल और राजघाट ये हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में है। कहाँ पे है? वेस्टर्न रीजन्स में है। जो पश्चिम का रीजन है, ये वाला रीजन, इन पश्चिम क्षेत्रों में ये स्थित है। जैसे रामगंगा बांध जो है, ये बरेली और बदायूं जिले में, बरेली शहर से जो रोड जाती है बदायूं को, तो बरेली में ही ये है, रामगंगा नदी पे बना है। रामगंगा के पास में रामगंगा बांध बना हुआ है, ये प्रसिद्ध है। राजघाट जो है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में है, उर्मिल भी पश्चिम क्षेत्र में है। तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है, ये हम जान पा रहे हैं, वो क्या है? रिहंद बांध है। तो जो भी विद्यार्थी रिहंद बांध को कर रहे हैं या रिहंद बांध को सही बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने रिहंद बांध किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, वो क्या कहता है? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप सबके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यूरेनियम इज अवेलेबल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपलब्ध है? जैसा कि ये प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं बच्चों, मुझे अभी भी याद है, मैं पहले करा चुका हूं। अगर हम इस तरह से उत्तर प्रदेश को देखते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आकृति है, तो उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है, जो हम जिसे हम ये कहें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में काउंट करते हैं,
इसे कहाँ काउंट करते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हिस्सा ही हमारा कहलाता है ललितपुर। ललितपुर। सो मित्रों याद रखें, बच्चों याद रखें, जो यूरेनियम है, यूरेनियम जादूगुड़ा ऐसा आपने पढ़ा होगा। सो यूरेनियम का जो भंडारण क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे ललितपुर के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने ललितपुर का आंसर किया है वो सभी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, या उन सभी का आंसर क्या है मित्रों? बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे ललितपुर बताए हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही। तो सही आंसर क्या है आपका? ललितपुर। ललितपुर क्या है? झांसी में केंद्रीय चारागाह भूमि है। उत्तर मिर्जापुर जो है विंध्य की श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। हमीरपुर गंगा नदी के लिए फेमस है। सो ये चीज़ें वहाँ पे विद्यमान है। फिलहाल ललितपुर जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं मित्रों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर द विच प्रोडक्शन। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टॉय के लिए, शूज के लिए, बैंगल्स के लिए, या कार्विंग के लिए? जब भी बात आती है बच्चों फिरोजाबाद की, तो हमें फिरोजाबाद में क्या सही करना है? क्योंकि फिरोजाबाद कांच के उत्पादन के लिए फेमस है और कांच से बना जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो उत्पादन का फेमस है बैंगल्स या चूड़ियों के लिए। तो आइए हम कुछ बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें शहरों की, बात करें शहरों की, शहर और वस्तुएं, शहरों की बात करें और हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो शहरों और वस्तुओं में क्या है डिफरेंस, या क्या चीज़ें हैं? आइए समझें। देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे अगर कानपुर कहें तो कानपुर चर्म उद्योग के लिए फेमस है। अब चर्म उद्योग में चमड़े से बना हुआ जूता है, चमड़े से बना हुआ बेल्ट है, या घड़ी का पट्टा है, घड़ी का पट्टा, घड़ी का पट्टा। तो ये इन चीज़ों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। जैसे अब मित्रों हम बात करते हैं आगरा के लिए, तो आगरा भी क्या है? चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ अगर खाने पीने वाली वस्तु की बात करें तो पेठा नगरी के लिए भी जाना जाता है क्या? आगरा। अच्छा, फिर जो जूते और इसके लिए हो गए। फिर जैसे अगर बात करें बेटा हम लखनऊ की, तो लखनऊ जो है चिकन के लिए फेमस है। चिकन दरदोजी के लिए जो है क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, जैसे खिलौने की बात की जाती है, खिलौना कभी आ जाए खिलौने के लिए, तो खिलौने के लिए कौन सा शहर फेमस है? कभी भी अगर ऐसा आए तो आप बताएंगे मेरठ। मेरठ खिलौना और जो खिलाड़ियों के समान है, खिलाड़ियों के समान, या फिर आप कह सकते हो खेल के समान, खिलौने खेल के समान के लिए फेमस है। ठीक है। ऐसे तो ये सब जो है इस तरह से प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। जैसे वाराणसी सिटी है, बनारस जो है रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, रेशम की साड़ियों के लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है। सो ये जो है इस तरह की प्रमुख चीज़ें होती हैं। तो जब अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ों पर क्या होती है, उनकी प्रसिद्धि होती है, वो चीज़ें जो हैं पॉपुलर होती हैं। ये तो इस तरह से कुछ बातें आप याद रखें। फिलहाल फिरोजाबाद अगर कहें तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। कांच की चूड़ियों के लिए क्या है? फिरोजाबाद सिटी फेमस है। सो बैंगल्स इज द करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे बैंगल्स बताते हैं या बैंगल कहते हैं वो सब कुछ क्या है? करेक्ट है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, बैंगल जो है इसके लिए क्या है? ये बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है, बिल्कुल इसके लिए उपयोगी है, एकदम सही है। अब हम बात करते हैं बच्चे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन है वेयर इज द ऑर्गेनाइज सैयद सलार फेयर। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है लखनऊ है, बहराइच है, बाराबंकी है, या गोरखपुर है। तो कहाँ पर है बच्चे? अगर हम बात करते हैं ऐसे में, क्योंकि सैयद सलार मेला जो है ये प्रसिद्ध है बहराइच के लिए। किसके लिए? बहराइच के लिए प्रसिद्ध है, बहराइच के लिए। जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अगर मेले की बात करें तो लखनऊ अपने लखनऊ महोत्सव के लिए फेमस है। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला प्रसिद्ध है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के लिए और मंदिर मेला के लिए प्रसिद्ध है।
उसी तरीके से सैयद सलार जो मेला है ये बहराइच के लिए फेमस है। किसके लिए है? बहराइच के लिए फेमस है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप इनको याद रखें। बहुत जगहों के मेले, बहुत जगहों के त्यौहार भी पूछे जाते हैं, तो आप बता पाएँ उनको, आप याद कर पाएँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग इन उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? अब देखना ये है कि कौन सा ऐसा लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बिरहा है, ढोला माउर है, कजरी है या रसिया है। तो कौन सा ऐसा त्योहार है जो मतलब सॉरी लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है? देखिए भाई, अगर बिरहा कहें तो बिरहा तो उत्तर प्रदेश में होता है। ढोला मारू तो नहीं होता। कजरी होती है, रशिया भी होता है। सो ढोला मारू यहाँ पे नहीं होता है बच्चे। सो ढोला मारू क्या है? ये भी एक लोकगीत जो कि यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट करके इसको अगली बार इसको बताएंगे कि ढोला मारू किस जगह का या किस राज्य का ये लोकगीत है, आप इसको बताएंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जैसे सामान्यतः मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में और क्या क्या हमें दिखते हैं, क्या क्या हमें दिखते हैं लोकगीत में। और गीत के साथ साथ अगर हम नृत्य को भी जोड़ लें तो नृत्य में भी क्या क्या हिस्से आते हैं। जैसे समझ के लिए अगर हम बात करें, जैसे जैसे कजरी, बिरहा, रसिया, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, आल्हा इत्यादि। मित्रों, अगर हम इनकी बातें करते हैं तो ये जो इनकी बातें हैं, ये सारी बातें हमारी लोकगीतों से क्या हैं, जुड़ी हुई मिलती हैं, लोकगीतों से एक साथ जोड़ के देखी जाती हैं। सो इनमें जो है ये तीनों तो हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं है। सो ये जो 8 हैं ये आपको लोकगीत के अवसर पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपका हिस्सा ये नहीं होगा, ठीक है? तो आप सब समझ गए, मुझे उम्मीद है कि ये हिस्सा आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 1899 भारतीय कांग्रेस के पहले लखनऊ सत्र के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1899? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र हुआ था लखनऊ में, जो कि ये पहला सत्र माना जाता है। तो पहला सत्र जो लखनऊ में हुआ था उस समय 1899 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मित्रों, अगर चूंकि बात यहाँ पे देख रहे हैं, आनंद मोहन बोस, जॉर्ज यूल, रोमेश सुंदर दत्त या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोमेश सुंदर सुंदर, ठीक है, सोमेश सुंदर दत्त। तो ये है सोमेश सुंदर दत्त हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, 1899 से 1905 के समय जो हमारे यहाँ वायसराय थे, उनका नाम क्या था? वायसराय थे, या उनको आप एज अ गवर्नर कह सकते हो, या गवर्नर लॉर्ड, उनका नाम था करजन। और इन्हीं के समय में कई चीज़ें हुई थी। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। अब ये जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, पहली बार लखनऊ में हुआ था। इसके बाद आपने 1916 में भी अंबिका चंद्र मजूमदार के नेतृत्व में भी इसका अधिवेशन देखा होगा। अच्छा, करजन के समय में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद में बंगाल विभाजन,
कृषि मंत्रालय का विकास IARI के तौर पे इसको डेवलप किया। सो ये सारे प्रमुख कार्य हुए, क्योंकि रोमेश चंद दत्त जो थे वो पहले थे और इनका नेतृत्व भी रहा है उसमें, तो ये चीज़ें जो हैं दिखती हैं। सो रोमेश चंद्र दत्त जो हैं ये रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या है? सी। तो जो भी हमारे मित्र सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने सी ऑप्शन बताया है, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। तो जो सी बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आपके सम्मुख है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मेजर ध्यानचंद की याद में कौन सा दिन राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है? Which day is celebrated as a national sport day on in memory of ध्यानचंद? सो मित्रों आइए हम बात करें। देखिए, अगर मैं कहूँ ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। मेजर ध्यानचंद जो थे, मेजर ध्यानचंद जी, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। हॉकी के जादूगर थे। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर थे ये। अच्छा, अब जब ये हॉकी के जादूगर थे तो इनका दिवस मनाते हैं हम लोग हर साल 29 जून को। 29 जून को इनका दिवस मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे के रूप में, माने खेल दिवस। सो ये माफ़ कीजिएगा, 29 जून नहीं, 29 अगस्त कर लेंगे। 29 अगस्त क्या कर लेंगे? 29 अगस्त, 29 अगस्त ये। अच्छा बच्चों, मैंने अभी 29 जून भी लिख दिया था, भूल से लिख दिया, माफ़ करेंगे। आइए मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूँ। 29 का खेल, ये जो 29 का खेल है दिमाग में, ये कैसे चलता है? दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब एकदम फिक्स हैं, रटे हैं, रेगुलर बेस पे वो आते रहते हैं। देखिए मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है, तो मैं इन चीज़ों को दीवार मतलब को बताना चाहता हूँ। फिर से आप ध्यान दीजिए क्या क्या देखना है। जैसे 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, ये तीन ऐसे हैं, मतलब लाइन से ही हैं, जून जुलाई अगस्त लाइन से हैं। अगर देखा जाए तो छठा सातवां आठवां महीना है ये। तो देखो 29 जून को बात करें तो ये होता है CSO डे। अब CSO डे होता है PC महान लोबिस की याद में। महान लोबिस ये हमारे भारत देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या थे, उसका प्लान, उसका मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। अच्छा फिर देखो, अगर 29 जुलाई की बात करें, 29 जुलाई को होता है टाइगर डे। क्या होता है? टाइगर डे। 29 अगस्त की बात करते हैं, ये होता है स्पोर्ट्स डे। क्या होता है? स्पोर्ट्स डे। तो इस तरह से जो है तीन दिवस यहाँ पे ऐसे हैं जो 29 29 29 से ही चलते रहते हैं, ये चीज़ें प्रमुख रहती हैं। ठीक है। सो मेजर ध्यानचंद के लिए राष्ट्रीय जो मनाते हैं हम लोग, क्या है? 29 अगस्त है। सो 29 अगस्त आप जो है इसको याद रखेंगे। सो ये 29 अगस्त जो आपको रिमेम्बर रहेगा बच्चों। ठीक है। अब आप हमारा अगला प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर डिड द गोविंद वल्लभ पंत गेट द भारत रत्न अवार्ड? गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अच्छा, गोविंद वल्लभ भाई पंत हमारे, अगर मैं कहूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था तो उस आम चुनाव के ये अध्यक्ष के पद पे भी रह चुके थे। और सन 1957 की बात है कि 1957 के समय ये पहली बार भारत रत्न जो है प्राप्त किए थे। सो ये वो था सही आंसर, 1957। सो 1957 वाला जो आंसर है ये होना चाहिए। हाँ, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत जो है 1957 में भारत रत्न प्राप्त किए थे। भारत रत्न भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अगर मैं कहूँ कि हमारे देश के क्रमशः या निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। सो मित्रों आइए अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमान, बिंदु बिशन मलिक, इकबाल अहमद या कमलाकांत वर्मा? सो मित्रों आइए पहले हम समझ लें उच्च न्यायालय कैसे क्या है। अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ इंडियन
जुडिशरी सिस्टम की, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में हम ये देखते हैं मित्रों, क्या देखते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 में इसका निर्माण हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के बन गया, निर्माण हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं हमारे हाई कोर्ट। क्या आते हैं? हाई कोर्ट। अब भारत में 3 हाई कोर्ट तो बहुत पहले बन गए थे। जैसे सबसे पहले मैं कहूँ तो कोलकाता हाई कोर्ट, देन उसके बाद में मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, उसके बाद में कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, चेन्नई हाई कोर्ट, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद जो बना था वो हमारा बना था उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। क्या बना था? यूपी में हाई कोर्ट बना। अब यूपी में जो पहली बार हाई कोर्ट बना था तो वो बना था आगरा में। अच्छा, इन तीनों के निर्माण हुए थे 1862 के समय में, जबकि इसका निर्माण भी 62 के लगभग ही हुआ था। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ? इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। तो आपको ये मिलता है समय 1865 1866 ऐसे। बाद में इलाहाबाद से इसकी एक खंडपीठ या इसका एक बेंच ऑफिस बनाया गया। तो जो बेंच ऑफिस बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? वो बेंच ऑफिस बनाया गया था लखनऊ में। लखनऊ में बनाया गया था इसका बेंच ऑफिस। ठीक ठीक है। सो ये इस तरह से कुछ प्रमुख चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। ये है बेंच ऑफिस। सो ये बेंच ऑफिस का हिस्सा इस तरीके से था, ऐसे। सो ये रहा लखनऊ के लिए। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आप देख पा रहे हैं। सो इस हिसाब से अच्छा, अब सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनका नाम था शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है। सो मित्रों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। तो पहला नाम क्या है? शाह मोहम्मद सुलेमान। ये हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। सो इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यही थे। कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमान। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नवाबगंज पक्षी विहार अब नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है उन्नाव, लखनऊ, गोंडा या बरेली। तो ये कहाँ स्थित है? उन्नाव में, लखनऊ में, गोंडा में या बरेली में? बच्चों, अगर हम कहें तो ये जो स्थित है वो लखनऊ से कानपुर के बीच में है। लखनऊ से कानपुर के बीच में है। और लखनऊ और कानपुर के बीच एक जिला पड़ता है उन्नाव। क्या पड़ता है? उन्नाव। सो ये कहाँ स्थित है? उन्नाव। तो उन्नाव में है नवाबगंज, एक जगह है, एक लोकेशन है जहाँ ये है। ठीक है, ऐसे। तो नवाबगंज पक्षी विहार है। जैसे लखनऊ में कहें तो लखनऊ में भी चिड़ियाघर है, जैसे नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर है। ठीक है, इस तरह से है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे फेमस है या प्रसिद्ध है मित्रों। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे अगले। देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर था? इसका करेक्ट आंसर था उन्नाव। सो जो भी बच्चों ने उसका उन्नाव आंसर दिया है या जो उन्नाव कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है या बिल्कुल सही है मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीलम शरण गौर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नीलम शरण गौड़ को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं नीलम शरण गौड़। हमारे सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। प्रयागराज से हैं, आगरा से हैं, लखनऊ से हैं या वो कानपुर से हैं। सो नीलम शरण गौड़ कहाँ से हैं?
आपको बताना है ये किस जिले से है। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है प्रयागराज माने इलाहाबाद से है ये जो है वो कहाँ से है, इलाहाबाद, या आप इसका वर्तमान नाम अगर कहेंगे तो प्रयागराज। ठीक है, तो वर्तमान में जो नाम है वही नाम सही माने आप, इलाहाबाद नहीं लेना है। तो नाम क्या है, नीलम शरण गौड़। अंग्रेजी भाषा के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला, जो कि कहाँ से है, प्रयागराज से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, क्या बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है या प्राप्त किया है। देवेंद्र स्वरूप भार्गव, तपन कुमारी लहरी, जोया हसन, नीलम शरण गौर। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है नीलम शरण गौर। अभी वही पीछे वाला ही क्वेश्चन ये था जो कि दोबारा रिपीट हो गया है बच्चे, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने जो पीछे प्रश्न देखा है ये वही प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नीलम शरण गौर, जो माननीय प्रयागराज, ये प्रयागराज से हैं नीलम शरण गौर जी, ये वही है पूरा बच्चे, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पुनः समझ में आ गई होंगी, पुनः समझ में आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू द बिल्ड ऑफ द स्टेट फर्स्ट एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ध्यान दें किसको मंजूरी दे दी है, आपके सामने हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार है, केरला है, उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। क्या इसका करेक्ट आंसर है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ द विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू build the state first advanced pediatric center। ये ऑप्शन, फोर ऑप्शन इज बिहार, द केरला, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी बाल चिकित्सा क्या है, उन्नत बाल चिकित्सा, उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र केंद्र बनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा, बाल चिकित्सा को ही अंग्रेजी भाषा में पीडियाट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक सेंटर कहते हैं, पीडियाट्रिक सेंटर। सो पीडियाट्रिक सेंटर कहाँ बनने की बात की गई है, उत्तर प्रदेश में। सो ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, सो उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Vice President Jagdeep Dhankar recently inaugurated the Atal Health Fair in which city of उत्तर प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या अयोध्या। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस शहर में अटल स्वास्थ्य, देखिए चूंकि कभी भी अटल जी का नाम आता है, चाहे स्वास्थ्य मेला हो या अटल जी का नाम हो, अटल कन्वेंशन सेंटर हो, एकाना स्टेडियम हो, अटल चौक हो, अटल स्वास्थ्य मेला हो, तो ऐसे में हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की याद आती है। सो मित्रों, इसका आंसर लखनऊ ही है, या लखनऊ होना चाहिए भी। सो करेक्ट आंसर आप क्या देख पा रहे हैं, लखनऊ है। याद रखिएगा, अटल जी से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अटल कन्वेंशन सेंटर भी बनाया है, अटल कन्वेंशन सेंटर बनाया है। इन्होंने अटल, इनके नाम से अटल चौक भी है, इनके नाम से स्टेडियम भी है,
इनके नाम से अटल फेयर भी है, मेला भी है। सो ये चीज़ें लखनऊ, और ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? ये सब चीज़ें कहाँ हैं? लखनऊ में है। कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। तो क्या करेक्ट आंसर है? सी वाला। सी इज इसका एकदम करेक्ट आंसर है मित्रों। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे होंगे, यहाँ चीज़ें आप कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच प्लेयर ऑफ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड फॉर ईयर 2023? उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 2023 अर्जुन पुरस्कार से नामांकित किया गया है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा प्लेयर है जिसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार से नामांकित किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। समीर रिजवी है, सुरेश रैना है, प्रवीण कुमार है या पारुल चौधरी है। तो मित्रों आइए देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी को 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? पारुल चौधरी को 2023 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। Which state has been became the second largest economy of country ranking of release the online blogging platform? ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किए गए रैंकिंग के अनुसार कौन राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऐसे वो कौन से राज्य हैं जो जो उत्तर प्रदेश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। अगर हम माया नगरी, पैसों की नगरी ऐसा कहें तो मुंबई है। सो स्वाभाविक सी बात है कि महाराष्ट्र राज्य जो है वो मुंबई और स्पेशली सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, पुणे, तमाम वहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी धनाढ़ क्षेत्र है जो हमारे भारत देश की जीडीपी में एक अच्छा सहयोग देता है पहले के आधार पे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे के आधार पे कौन सहयोग देता है, तो दूसरे के आधार पे जो सहयोग देने वाला राज्य है वो क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नगरी है वो क्या है? सबसे अधिक सपोर्ट कर रही है, सबसे अधिक जीडीपी दे रही है हमारे भारत देश के विकास के लिए। सो यहाँ अगर कहा जाए कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो पहला जो बन गया है वो महाराष्ट्र है। वो क्या है? महाराष्ट्र है। और जो दूसरा बन गया है मित्रों, दूसरा बन गया है वो क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरा बन गया है वो क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। सो यूपी क्या है हमारा? वो सेकंड नंबर पर है। सो ये जो है ये बिल्कुल जो है करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द ओपनिंग साइबर पुलिस स्टेशन? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 50, 57, 60, 65। क्या होगा सही? साइबर क्राइम को लिए अगर हम कहें साइबर क्राइम स्टेशन के लिए कितने जिले हैं जिसमें मंजूरी दी गई है मित्रों? तो करेक्ट आंसर क्या है? 57। याद रखिएगा इसका टैग भी एकदम बढ़िया है। साइबर स्टेशन आप कह दें इसको, साइबर स्टेशन क्या कह दें? साइबर स्टेशन ऐसे करके, साइबर स्टेशन @57। तो साइबर स्टेशन @57 ये उत्तर प्रदेश में खोलने की मंजूरी यूपी गवर्नमेंट ने दी है। सो यूपी गवर्नमेंट ने कितने स्टेशन को मंजूरी देने की बात कही है? 57 स्टेशन को मंजूरी देने की बात कही है। सो मुझे उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आई हैं, यहाँ तक की चीज़ें जो हैं आप सभी को क्लियर हैं, अच्छे से यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट हैज बीन included in the list of the achievers state for the second consecutive year in the report released by the Ministry of Commerce and Industries. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य को लगातार दूसरे वर्ष अचीवर राज्यों की सूची में शामिल किया गया है? Which state has been included in the list of the achiever state of the second consecutive year and reported the release by the Ministry of Commerce and Industries. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य को लगातार दूसरे वर्ष अचीवर राज्यों की सूची में शामिल किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। सो मित्रों, बात करते हैं इसका सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश है। हमारा यूपी लगातार दूसरी बार जो है दूसरे वर्ष अचीवर राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं मित्रों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। सो यूपी इज द करेक्ट आंसर। यूपी क्या है? इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं हमारे नए क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग द कंट्री ऑफ द फर्स्ट AICT। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में देश की पहली AICT विकसित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दिया है? अगर हम बात करें तो पहला कौन सा AICT है? क्योंकि मित्रों अगर हम बात करते हैं AI, आज का जो ये कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बड़ी बड़ी उपयोगिता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बड़ी उपयोगिता है। और इस AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कभी किसी की तस्वीरों को बदलना, किसी के वॉइस को कॉपी करना, किसी के बॉडी का क्लोन जैसा दिखाना, तो तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं दिखती हैं जो कि आर्टिफिशियली हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंसी के बेस पे बनाई जाती है। सो इसका नाम ही है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी तो इसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। और ITCT के तौर पे किसे डेवलप किया जा रहा है? तो जो डेवलप सिटी है, मुझे उम्मीद है मित्रों आप इसको समझ पा रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लखनऊ सिटी है बच्चे। क्या है? लखनऊ सिटी है। AICT कभी भी पूछा जाए तो AICT क्या हो रहा है? लखनऊ सिटी। AI लखनऊ सिटी ही है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी लखनऊ सिटी को कहते हैं। सो यहाँ पे इसका जो है भरपूर और पूरी तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छा विकास दिखता है, एक अच्छी व्यवस्थाएं दिखती हैं। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ इनोग्रेटेड द फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट शॉपर सर्विस इन स्टेट बाय फ्रॉम द बटेश्वर इन आगरा टू दिस सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा के बटेश्वर से तक, मतलब कोई शहर का नाम है, तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा प्रारंभ की है। आपको देखना है आगरा के बटेश्वर से किस शहर तक जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा प्रारंभ करने के लिए वो बनाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेरठ सिटी के लिए, मथुरा के लिए, गाजियाबाद के लिए या गौतम बुद्ध नगर के लिए। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मथुरा सिटी हो जाएगा, मथुरा के लिए। तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा तक, मथुरा शहर तक, या ये कहते हैं मथुरा सिटी तक जो है राज्य में पहले ही इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा जो है प्रारंभ करने की बात कही है या उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब मित्रों हमारे सामने आपका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास में 4 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, सभी मित्र इसको ध्यान से देखें क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14 जून 1947 the resolution India's partition was passed. The session was presided over by। 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता की गई थी। तो 14 जून 1947 में जब दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और भारत के विभाजन की बात कही गई थी,
तो इस सत्र की अध्यक्षता करने वाले पर्सनालिटी कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है श्री राजगोपालाचारी, माननीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद जी थे। नंबर 3 आचार्य JB कृपलानी साहब थे, या नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। श्री राजेंद्र प्रसाद वो रहने वाले, अगर मैं कहूँ, ये हमारे बिहार के रहने वाले थे। बिहार के रहने वाले थे। ये बिहार की एक फेमस पर्सनालिटी थे। ये हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। 9 दिसंबर 1946 को भी इनके द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान की सभा में सच्चिदानंद सिन्हा के बाद 2 दिन बाद, मान 2 दिन बाद मैं कहूँ, 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अध्यक्षता निभाई थी। ठीक है, तो 14 जून सन 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भारत विभाजन के समय जो अध्यक्षता निभाई वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री राजगोपालाचारी उस समय हम ये कहते स्वतंत्र भारत के पहले हमारे कौन थे? ये गवर्नर थे। JB कृपलानी साहब, ये भारतीय संविधान के सभा की अध्यक्षता निभाई थी। आचार्य वल्लभ भाई पटेल, इन्हें स्पार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने बहुत ढेर सारे क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य किया था। तो ये सारे कार्य हुए थे इनके दौरान में। अब मित्रों हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हु रोड द कादम्बनी? कादम्बनी किसने लिखी थी? दांडी ने, बाणभट्ट ने, दांडिक ने, वेद व्यास ने, या जयदेव ने? तो किसने लिखा था इसको? सो आइए मित्रों समझे। कादम्बनी के लेखक जो हैं वो हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। अब थोड़ी सी बात हम इनके बारे में समझते हैं, आइए देखें। अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट की, किसकी बात करते हैं? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट के जो लेखक हैं, मतलब बाणभट्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, बाणभट्ट ने जो लिखा है उसका सही और पूरा नाम है आनंद कादम्बरी। क्या नाम है? आनंद कादम्बरी। अच्छा, बाणभट्ट किसके दरबारी रहे हैं? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी रहे हैं। किसके दरबारी थे ये? हर्षवर्धन के दरबारी रहे हैं। हर्षवर्धन के दरबारी रहे हैं। अच्छा, हर्षवर्धन के द्वारा भी बहुत ढेर सारी रचनाओं का संपादन किया गया जो काफी हद तक प्रसिद्ध है, यह पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा प्रियदर्शिका, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा नागनंदा, जैसे आपने कभी पढ़ा हो रत्नावली, तो ये चीजें जो हैं इनके समय में लिखी गई और भारत के अंतिम राजा थे। इनका समापन जो है 647 ईसा पूर्व के आसपास होता है। दांडी, दांडी की बात करें तो दांडी ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कीर्तार्जुनम भारवी, ठीक है, और 10 कुमार चरितम, ऐसे जो रचनाएं हैं जो कालिदास के समकालीन के समय में रहे हैं तो इनके समय लिखे हैं। वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी, ठीक है, कल्हड़ को जयदेव ने लिखा था, तो ये प्रसिद्ध है इस तरह से। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु रिटन द केसरे हिंद मेडल ड्यू टू द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? जलियांवाले बाग ट्रेजेडी के दौरान किस व्यक्ति ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। RN टैगोर, सेकंड महात्मा गांधी, MR जैकर, या मोतीलाल नेहरू। देखिए, अगर यहाँ पे केसरे हिंद की जगह सर नाइट हुड होता तो मैं कह देता कि साहब रविन्द्रनाथ टैगोर ही करेक्ट है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ आपको दिख रहा है कि केसरे हिंद की उपाधि जो छोड़ी है वो 1920 असहयोग को बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। कौन? अच्छा, ये जो रहा है वो रहा है नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय रहा है ये। सो ये रहा है ऐसे। सो ये कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी। तो बी ऑप्शन जो है इसके लिए क्या है? वो करेक्ट है। जो भी हमारे विद्यार्थी या जिन्होंने बी ऑप्शन किया है केसरी हिंद की उपाधि, तो ये अगर मैं कहूँ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। महात्मा गांधी
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान उस स्थित है? क्या कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड केरला। सो मित्रों, अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ये पड़ेगा हमारा अंडमान निकोबार। कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, अगर हम इस तरीके से भारत को देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे पड़ता है हमारा कुक आइलैंड, और कुक आइलैंड के जस्ट निचले क्षेत्र से स्टार्ट हो जाता है ऐसे करके ये हमारा कहलाता है अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में ही हमारा MGM, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। इसके बाद में अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो साउथ बटन नेशनल पार्क। ये जो है प्रमुख पार्क जो है यहाँ पर दिखते हैं। इस तरह से प्रमुख पार्क जो है यहाँ पे क्या होते हैं? दिखते हैं। फिर अगर मैं अगली बात करूँ या नेक्स्ट अगला स्टेप अगर समझूँ यहाँ पे, जैसे माउंट थूलियर का हिस्सा भी यहीं पर है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। सो अंडमान निकोबार जो है महात्मा गांधी के लिए फेमस है। सो MGM के लिए क्या है? अंडमान और निकोबार ही करेक्ट है। क्या है? ये हमारा इंडिया का मैप आप सभी को दिख रहा है, और ये जो है ऐसे। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से चीज़ें जो हैं कुछ क्रम में दिखती हैं। अंडमान एंड निकोबार। ओके, यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट आंसर। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं आज के समय का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट प्रश्न है, तो देखिए और क्या है और बताएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश बाय द INC वॉज, INC द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? यंग इंडिया, इंडियन पीपल, वॉइस ऑफ इंडिया। सो मित्रों, INC इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा जो पहला पेपर था वो वॉइस ऑफ लखनऊ होना चाहिए। सो यस, द करेक्ट आंसर वॉइस ऑफ लखनऊ। याद रखें, वो सॉरी वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया है। चूंकि हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ की बातें निकलती हैं। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहला किया गया वॉइस ऑफ इंडिया। क्या है? मतलब भारतीयों की आवाज़, इस तरह का पेपर था। लेकिन जो पेपर होता है पर्टिकुलर नाम होता है, तो नाम हमें वही देना है, वॉइस इन इंडिया। ठीक है, तो वॉइस इन इंडिया। वैसे आपको बता दें, वॉइस ऑफ लखनऊ भी एक अखबार है जो हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ के शहर से प्रकाशित होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग पत्रिकाएं रही हैं, लेकिन यहाँ जो साप्ताहिक पत्रिका है, जो मैगजीन का पार्ट है, वो वॉइस इन जो है इंडिया है। तो क्या है? वॉइस इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है मित्रों वो बिल्कुल सही है। ओके, सो देखिए, चूंकि आज का सेशन यहीं पे समाप्त रहा और लगभग सभी जो है करेक्ट आंसर मैंने आप सभी को बताया। मित्रों, उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई, फेमस लगी। सो मित्रों, अब मैं आपसे मिलूंगा स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 13 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।